यह कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहां हमें एडवर्ड और उसका छोटा भाई दिखाया जाता है। दोनों अपनी मां के साथ रहते हैं। इस शहर की खास बात यह है कि पिछले कई सदियों से यहां के लोग पारस पत्थर यानी कि फिलोसोफर्स स्टोन बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोहे को सोने में बदल सकता है। साथ ही फिलोसोफर्स स्टोन के अंदर कई शक्तियां होती हैं। एडवर्ड और उसका भाई दोनों इस कला को सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे अल्केमी कहा जाता है, और वे अपनी लाइब्रेरी की किताबों से इसे सीखते हैं। एक दिन वे अपने प्रयोग से एक खिलौना बनाते हैं और अपनी मां के पास दौड़ते हैं। उनकी मां इसे देखकर बहुत खुश होती है और दोनों को गले लगा लेती है। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, उनकी मां को दिल का दौरा पड़ता है और वह मर जाती है। एडवर्ड और उसका भाई अपनी मां की मौत से बहुत दुखी होते हैं। एडवर्ड अपने भाई से कहता है कि हम अल्केमी के जरिए एक प्रक्रिया कर सकते हैं जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, जिससे एक इंसान को जिंदा किया जा सकता है। उसका भाई कहता है कि मैंने सुना है कि इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन एडवर्ड उसे मना लेता है। इसके बाद वे अपनी लाइब्रेरी की किताबों से वह प्रक्रिया शुरू करते हैं और जल्द ही उनके सामने एक बड़ा तूफान आता है। एक भयंकर बवंडर बनता है। वे समझ जाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है और उस तूफान में उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। 20 साल बीत जाते हैं और अब एडवर्ड बड़ा हो चुका है। वह अपने शहर में एक साधु का पीछा कर रहा है, क्योंकि उसकी उंगली पर एक खास लाल पत्थर है। एडवर्ड को लगता है कि यही पारस पत्थर है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन उस साधु के अंदर भी कई शक्तियां हैं। वह अपनी अंगूठी से एडवर्ड पर हमला करता है, लेकिन अब एडवर्ड ने अल्केमी की जादुई कला पूरी तरह से सीख ली है। वह भी अपनी जादू का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही एक रोबोट भी वहां आता है जो एडवर्ड का साथ दे रहा है। एडवर्ड तेजी से साधु के पास पहुंचता है और जब साधु उसे मुक्का मारता है तो एडवर्ड भी उसे मुक्का मारता है। यहां हमें पता चलता है कि एडवर्ड का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से रोबोटिक है, इसलिए उसके हाथ में बहुत ताकत है। साधु की अंगूठी का वह लाल पत्थर नीचे गिर जाता है, लेकिन एडवर्ड के उसे उठाने से पहले ही कर्नल वहां आता है और पत्थर उठा लेता है। वह एडवर्ड से कहता है कि तुम इसे फिलोसोफर्स स्टोन समझ रहे हो, लेकिन यह फिलोसोफर्स स्टोन नहीं है, और उसे अपनी उंगलियों से तोड़ देता है। एडवर्ड इसे देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह कई सालों से फिलोसोफर्स स्टोन की तलाश में है। अब वह रोबोट भी वहां आता है जिसने उसकी मदद की थी। असल में वह उसका छोटा भाई है, लेकिन वह रोबोट कैसे बन गया और उसे फिलोसोफर्स स्टोन की जरूरत क्यों है? उसका एक हाथ और एक पैर रोबोटिक क्यों है? ये उसकी जिंदगी के बड़े सवाल हैं। यहां साधु को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर भाग जाता है और एक कमरे में जाता है जहां 3 गैंगस्टर हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। उनमें से एक का नाम लस्ट है और तीसरे साथी का नाम एनवी है। एनवी किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। इन तीनों ने साधु को कुछ खास काम के लिए भेजा था जो वह पूरा नहीं कर पाया, इसलिए एनवी उसे मार देता है। वहां हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार वह सो नहीं पाता। उसे 20 साल पुरानी वह घटना याद आती है जब वह अपने भाई के साथ अपनी मां को जिंदा करने के लिए एक रस्म कर रहा था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान के बाद एडवर्ड का छोटा भाई मर गया और उसका एक पैर कट गया, लेकिन एडवर्ड अपने भाई की आत्मा को वापस लाना चाहता था। इसीलिए वह अपनी शक्तियों के साथ सत्य के द्वार पर पहुंचता है जहां भगवान रहते हैं और उनसे कहता है कि मैं अपने भाई की आत्मा वापस लाऊंगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हें बदले में कुछ त्याग करना होगा, और एडवर्ड को अपने भाई की आत्मा वापस लाने के लिए अपना हाथ त्यागना पड़ता है। उसके भाई की आत्मा वापस आ जाती है, लेकिन उसकी आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। इसलिए एडवर्ड उसकी आत्मा को एक रोबोटिक शरीर में डाल देता है जो हमेशा उसके साथ रहता है। वह किसी भी कीमत पर अपने भाई को उसका असली शरीर देना चाहता है, जिसके लिए उसे फिलोसोफर्स स्टोन की जरूरत है। इसलिए वह पिछले कई सालों से फिलोसोफर्स स्टोन की तलाश में है। एडवर्ड को अपने अतीत की यादें हमेशा परेशान करती हैं। अगले दिन कर्नल एडवर्ड से मिलता है
और उसके छोटे भाई और एडवर्ड की बचपन की दोस्त एथेना भी वहां होती है। उसका नाम विनरी है, जो एडवर्ड को फिलोसोफर्स स्टोन ढूंढने में मदद करना चाहती है। कर्नल इन तीनों को एक ऑल्केमिस्ट के पास ले जाता है ताकि वे फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में जानकारी हासिल कर सके। अल्केमिस्ट कहता है कि पहले मैं सरकार के लिए काम करता था, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैंने अपने कई फॉर्मूले के साथ एक नया पक्षी बनाया है। वह उन्हें वह पक्षी दिखाता है और कहता है कि मैं अपना ऑन्ड वापस पाना चाहता हूं। एडवर्ड भी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर फिलोसोफर्स स्टोन चाहिए। अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे नहीं पता कि फिलोसोफर्स स्टोन अभी कहां है, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन हमें एडवर्ड और विनरी दिखाए जाते हैं, जो दूसरे शहर में डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि वे उस पर हमला करने आए हैं, इसलिए वह दोनों पर गोली चलाता है। एडवर्ड भी अपना बचाव करता है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर होश में आता है और उसे पता चलता है कि दोनों फिलोसोफर्स स्टोन की तलाश में आए हैं, तो वह कहता है कि तुम फिलोसोफर्स स्टोन ढूंढने जा रहे हो, इसे भूल जाओ। फिर डॉक्टर को एहसास होता है कि खिड़की के बाहर कोई है। वह गोली चलाता है और अगले ही पल लस्ट अंदर आती है। दरअसल वह उनका पीछा कर रही थी और उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। डॉक्टर उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और अब वह अपने लंबे टेंटेकल से तीनों को दीवार से चिपका देती है और डॉक्टर को बुरी तरह घायल करके वहां से चली जाती है। डॉक्टर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा होता है। वह एडवर्ड से कहता है कि पारस पत्थर की सच्चाई जिसकी तुम तलाश में आए हो, वह लैबोरेटरी 5 में मिलेगी, जो एक गुप्त इमारत है जिसका इस्तेमाल सेना करती है। एडवर्ड उससे और जानकारी लेना चाहता है, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। इसके बाद एडवर्ड अपने शहर वापस आता है और अल्केमिस्ट के घर जाता है, जहां वह देखता है कि अल्केमिस्ट ने एक कुत्ते और इंसान को मिलाकर एक अजीब जानवर बनाया है। वह बताता है कि मैंने इसे अपनी बेटी और कुत्ते से बनाया है, और जो पक्षी मैंने तुम्हें दिखाया था उसे मैंने अपनी पत्नी के शरीर से बनाया था। यह सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आता है, क्योंकि इस अल्केमिस्ट ने अपने प्रयोगों के लिए अपनी बेटी, पत्नी और कुत्ते की जान ले ली। वह उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वह उसे मार डाले, एडवर्ड का छोटा भाई आता है और उसे रोकता है। अल्केमिस्ट को उसकी पत्नी, बेटी और कुत्ते की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। अब एडवर्ड किसी भी कीमत पर लैबोरेटरी 5 तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। वह किताबों से इसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता है। वह कई दिनों तक कई किताबें पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और एक दिन एक सेना का जनरल उसके पास आता है, जो पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। एडवर्ड बताता है कि मुझे लैबोरेटरी 5 का पता ढूंढना है। वह बताता है कि लैबोरेटरी 5 स्टोर रूम का नाम है, लेकिन अब कोई भी उस स्टोर रूम का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद एडवर्ड विनरी के साथ उस लैबोरेटरी में जाता है। जनरल को शक होता है कि लैबोरेटरी 5 में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उसकी जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि कोई उस लैब में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसम्यूटेशन कर रहा है, और अब वह इस जानकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन तभी लस्ट वहां आती है, जो जनरल पर हमला करती है, लेकिन वह उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है और टेलीफोन रूम में जाता है, जहां से वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करना चाहता है। लेकिन तभी नाला वहां आता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन यह कर्नल नहीं होता, बल्कि लस्ट के साथ एनवी होता है, जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। और जब वह कर्नल के रूप में जनरल को मारता है, तो कुछ लोग इसे देख लेते हैं, जिससे कर्नल पर आरोप लग जाता है। कर्नल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साथ ही एडवर्ड और लूट को भी, क्योंकि वे हमेशा कर्नल के साथ रहते थे। लूट एडवर्ड को बताती है कि कर्नल पर जनरल की हत्या का आरोप लगा है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है, और क्योंकि हम हमेशा उनके साथ रहते थे, इसलिए सरकार को शक है कि हम भी उनके साथ मिले हुए हैं।
वह बताती है कि अल्केमिस्ट भी जेल से भाग गया है। दोनों गार्ड्स को बेहोश करके यहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे लैबोरेटरी में जाते हैं। वे उस कमरे में जाते हैं जहां कर्नल पहले से मौजूद होता है। तभी एक अधिकारी उसके सामने आता है जो उसे गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन कर्नल को भी अल्केमी की जानकारी होती है। उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा अधिकारी असली नहीं है, क्योंकि उसके गाल पर तिल सही जगह पर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ है। इसलिए वह अपनी अल्केमी की शक्ति से उसे जला देता है और अगले ही पल वह एनवी बन जाता है। दरअसल यह एनवी था जो कर्नल को पकड़ने के लिए एक अधिकारी के रूप में यहां आया था। अब लस्ट यहां प्रकट होती है और लस्ट अपने लंबे टेंटिकल से कर्नल को घायल कर देती है और वहां से चली जाती है। एडवर्ड उसका पीछा करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखता। वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा सर्कल है। यह वैसा ही सर्कल है जिसके चारों ओर उसने अपने बचपन में अपने भाई के साथ अपनी मां को जिंदा करने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वही अल्केमिस्ट पीछे से आता है जो जेल से भाग गया था, जिसने अपने प्रयोग और अपने आविष्कार के लिए अपने कुत्ते, अपनी पत्नी और अपनी बेटी की बलि दी थी। वह एडवर्ड को एक लाल पत्थर दिखाता है और कहता है कि यह पारस पत्थर है। ऐसे पत्थर यहां बनाए जाते हैं क्योंकि सेना के बड़े अधिकारी, बड़े नेता जो अपने परिवार के सदस्यों को जिंदा करना चाहते हैं, यहां कैदियों की बलि देते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को जिंदा करते हैं। असल में अगर कोई किसी को जिंदा करना चाहता है तो उसे बदले में किसी और की जान देनी होती है। अब लस्ट यहां आती है जो उस अल्केमिस्ट को मार देती है, क्योंकि उसने एडवर्ड को सच्चाई बता दी थी। लस्ट में ईर्ष्या और लालच है। इसका मतलब है कि वह इंसान नहीं है, इसलिए उसके पास इतनी शक्ति है। अब सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जो उन सभी का नेता है यहां आता है। वह एडवर्ड से कहता है कि इस शक्ति के साथ मैं लस्ट जैसे लोगों की पूरी सेना बनाना चाहता हूं ताकि हमें हराना असंभव हो जाए। असल में वही इस सब का मास्टरमाइंड है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी मर्जी से हो रहा है। अब वह यहां लाइट्स ऑन करता है। एडवर्ड देखता है कि ऊपर हजारों क्लोन लटके हुए हैं जो सांप की तरह हैं। कई तरह के रोबोट हैं और अब वे मशीन के जरिए उनके दिलों में पारस पत्थर भेजते हैं, जिससे वे सभी जिंदा हो जाते हैं। नेता अपनी सफलता से बहुत खुश होता है। वह उनके सामने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वे किसी के गुलाम नहीं हैं। इसलिए वे नेता को मार देते हैं। ये एक तरह के रोबोटिक जीव हैं। और अब जब वे एडवर्ड पर हमला करने लगते हैं तो एडवर्ड के सभी साथी यहां आ जाते हैं और रोबोट्स को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें मारना असंभव है। सभी अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। जहां लस्ट पहले से ही मौजूद होती है, कर्नल अपनी आग की शक्ति से उस पर हमला करता है, लेकिन बार बार हमला करने के बाद भी वह फिर से जिंदा हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि उसके दिल में पारस पत्थर है और जब तक वे उस पत्थर को नहीं निकालते वह नहीं मरेगी। अब एडवर्ड, उसका भाई और कर्नल तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। कर्नल अपनी जान जोखिम में डालकर उसके दिल से पारस पत्थर निकाल देता है, जिससे वह मर जाती है। उन्होंने पहले ही एनवी को मार दिया था और अब जब उसे एहसास होता है कि लस्ट को मार दिया गया है तो वह वहां से भाग जाता है। कर्नल के हाथ में फिलोसफर्स स्टोन होता है जो वह एडवर्ड को देता है और कहता है कि तुम इस फिलोसफर्स स्टोन से अपने भाई का शरीर वापस पा सकते हो। एडवर्ड पत्थर लेता है और अब वह एक बार फिर जादू करता है, जिसके बाद वह सत्य के द्वार पर पहुंचता है जहां वह अपने भाई का शरीर देखता है। अब उसे फिलोसफर्स स्टोन भगवान को देना होगा, तभी उसके भाई की आत्मा को उसका शरीर वापस मिलेगा। वह पत्थर देने ही वाला है कि वह जाता है। उसे एहसास होता है कि इस फिलोसफर्स स्टोन की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए अब वह इस फिलोसफर्स स्टोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वापस आ जाता है कि मुझे तुम्हें वापस लाने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। उसका भाई कहता है,
कि मैं समझ सकता हूं कि इस अल्केमी की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। अब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंदर जिन रोबोट्स के शरीर में फिलोसफर्स स्टोन था, उन सभी को मार दिया गया है और जो बचे हैं उन्हें उसमें कैद कर दिया गया है। और यहीं पर यह फिल्म और कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी